गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से। यानी कि हम लोग बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, क्योंकि बच्चों ये जो टॉपिक है इससे कंपटीशन में और बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं बच्चों। साथ ही साथ बोर्ड में इससे लॉन्ग क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमेशा आ रहे हैं बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस हेडिंग से संबंधित सारी समस्याएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। परंतु बच्चों, इसको शुरुआत करने से पहले एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से बना रखिए और हमें भेजिए। हमें इंतजार है आपके आंसर का। सवाल आप देख सकते हैं, यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के ऊपर सवाल है। बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाने में अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत है तो आप मेरा पिछला लेक्चर आप देख लीजिए, क्योंकि उसी लेक्चर से इस क्वेश्चन को बनाया गया है, जिसमें हम लोग बात किए हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में और आवर्धन क्षमता के बारे में। बच्चों, ये दोनों ही जो पॉइंट हैं इस वीडियो को भी समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए उस वीडियो को आप देख लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है बच्चों। उससे आप देखिए पहले और तब इस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा बच्चों, माई सेल्फ इंजीनियर दीपक सर, लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को शुरुआत करने से पहले हम बात कर रहे हैं पिछले पढ़े गए सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी का। उसमें 1+d/f हमने सूत्र को देखा था। इस सूत्र से स्पष्ट है कि f का मान जितना ही कम रहेगा m का मान उतना ही अधिक आएगा। बच्चों, इस आधार पर देखा जाए तो फोकस हमें कम करना चाहिए लेंस का, तो वह लेंस अधिक जूम कर सकता है। ऐसे तो उसमें एक ही लेंस होता है और उस लेंस का फोकस हम कितना कम करेंगे, 1 सेंटीमीटर से अगर कम कर दिया जाता है किसी लेंस के फोकस को तो उसमें और भी कई तरह के दोष दिखने लगते हैं। इस वजह से हम उसमें f को 1 सेंटीमीटर से कम नहीं कर सकते हैं, तो आवर्धन भी एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं बढ़ सकता, यानी बहुत अधिक आवर्धन नहीं मिल सकता है इससे। और जब आवर्धन नहीं मिल सकता है तो हम सूक्ष्म वस्तुओं को, जैसे हाथों के कोशिकाओं को देखना हो तो ये सब इससे नहीं देखी जा सकती है, क्योंकि इससे उत्पन्न आवर्धन कम ही होता है। तो बच्चों, ऐसे सिचुएशन में सिंगल लेंस से काम नहीं होता है, तो फिर हम कई लेंसों को मिला करके और बनाते हैं, कई लेंसों को संयुक्त करके बनाते हैं, तो उसी को बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कई लेंस एक दूसरे के जस्ट पीछे लगे होते हैं और लग करके वो किसी वस्तु का या किसी सूक्ष्म वस्तु का आवर्धन कई गुना तक बढ़ा देते हैं और इससे सूक्ष्म वस्तुएं भी स्पष्ट दिखने लगती हैं। तो बच्चों, इसमें कई लेंस होते हैं, परंतु इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो 2 लेंस वाला ही है। हम 2 लेंसों के कंसेप्ट पर ही इसको समझना शुरू करते हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं ये होता कैसा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अगर परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं कि यह ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो पास स्थित सूक्ष्म वस्तुओं में बहुत अधिक आवर्धन उत्पन्न करता है। हाँ, कई गुना आवर्धन उत्पन्न करता है। देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसमें 2 लेंस लगे होते हैं मुख्य रूप से। ये लेंस एक आगे में होता है, तो ये छोटे फोकस का होता है और आगे में लगा होता है, और एक लेंस और होता है जो इसके जस्ट पीछे लगा होता है, जो कि बड़ा लेंस होता है। इस तरीके से ये लेंस जो होता है वो वस्तु इसके नजदीक रहती है, तो इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट के नजदीक रहता है, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं इसको, या ये कह सकते हैं हिंदी में कहना हुआ तो अभिदृश्यक लेंस। इसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। हाँ, और ये नेत्र के समीप होता है, इसमें नेत्र से देखते हैं तो इसको बोलते हैं नेत्रिका। नेत्र के समीप होता है ये, तो नेत्रिका लेंस, या इसको बोलते हैं आईपीस। हाँ, आईपीस लेंस बोलते हैं।
जिसमें ये छोटे आकार का है, ये बड़े आकार का है। इसका जो फोकस दूरी होता है वो थोड़ा बड़ा होता है इसके अपेक्षा। अब देखिए, ये छोटे साइज का लिया गया है, ये बड़े साइज का लिया गया है, क्योंकि नजदीक के वस्तुओं को ही देखना है, और नजदीक के वस्तुओं को देखना है तो उसमें से जो प्रकाश होगा वो अधिक मात्रा में आएगा ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अधिक मात्रा में आए हुए प्रकाश को हम अधिक बड़े लेंस में लेते हैं तो फिर यहाँ पर आ जाते हैं तो वो डिम हो जाएगा, इसीलिए उसको छोटा रखा गया है। तो देखिए बच्चों, ये इस तरह से हुआ ऑब्जेक्टिव, ये हुआ आपको आईपीस लेंस, और ये दोनों लेंस एक दूसरे के पीछे मुख्य अक्ष जो होता है वो समाक्षीय रूप से करके लगाए गए रहते हैं। अब देखिए, हम इसका कंस्ट्रक्शन बताते हैं आगे। इसमें होता क्या है कि इसका फोकस दूरी तो छोटा होता है। मान लीजिए इसका फोकस हो गया, और फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसको हम फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव कहेंगे, एफओ। अब देखिए, ये एफओ का मान हुआ। अब इसके सामने कोई वस्तु ला करके रखते हैं, जैसे कि मान के लेते हैं कि ये कोई वस्तु है जो इसके सामने रखा गया है, तो अब इसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा। देखिए, ये वस्तु है, मान लेते हैं ए बी, इसकी ऊंचाई h है। अब देखिए, ये जो फोकस है, जितना दूरी इधर है उतना ही दूरी पे इधर इसका फोकस होगा, और हम यहाँ इसको बना लेते हैं, ये हो गया फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस का, इस लेंस का फोकस है। अब इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग, तो एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलेंगी और ये लेंस को होते हुए फोकस से निकल जाएंगी। आप जानते हैं, इससे हम लोग रे डायग्राम में पढ़े हुए हैं प्रतिबिंब में। और एक और यहां से चलेगा और ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए आगे चला जाएगा बच्चों। इस तरह से हम देखते हैं कि इसका एक वास्तविक फोटो जो है वो इस स्थान पर बनता है, और इससे आवर्धित बनता है फोटो। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ऑब्जेक्टिव द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हम वहां पे कहेंगे कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और बड़ा यानी आवर्धित होता है। अब देखिए बच्चों, ये जो फोटो है, इसका ये फोटो है, इस वस्तु का ये फोटो या प्रतिबिंब कहा जाएगा, तो इसको हम लोग नाम देते हैं बी डैश ए डैश। ये जो प्रतिबिंब है इसकी ऊंचाई को हम एच डैश मान लेते हैं। अब देखिए, ये जो प्रतिबिंब है, यानी पहले लेंस का जो प्रतिबिंब है वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु बन जाता है, और ये जो वस्तु है इसके फोकस के भीतर होता है। इसका फोकस दूरी यहां तक होता है, यहां तक, ऐसा इसको एडजस्ट किया जाता है। ये फोकस ऑफ आईपीस है, ये आईपीस का फोकस है, और इसके फोकस के अंदर में ये बन गया प्रतिबिंब। अब आप सोच सकते हैं कि जब फोकस के अंदर में है और वो वस्तु के जैसा काम करेगा, इसका भले ही प्रतिबिंब है परंतु इसके लिए वस्तु है, तो जब इसका वस्तु इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, तो आप जानते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। कैसे बनता है देखते हैं। यहां से एक समांतर किरण चलेंगी मुख्य अक्ष के, और इस तरीके से वो चलेगा, और एक चलेगा यहां से ऑप्टिकल सेंटर, यानी प्रकाशिक केंद्र से। आप देख सकते हैं जो इस तरह से जाता है वो सीधे सीधे निकल जाता है, और जो दूसरा होता है वो यहां से चला और इस तरीके से निकल जाता है बच्चों। हम देख रहे हैं कि ये किरणें फैलती जा रही हैं, अब सारी किरणें हैं। अब देखिए, तो इधर मिलेंगी नहीं, ये अब सारी किरण जब है, अब सारी पुंज या अब सारी किरण पुंज कह सकते हैं, तो मिलेंगी नहीं। और यहां से हम लोग इसको देखते हैं, तो यहां से दर्शक है इस प्रतिबिंब को देख रहा है, तो क्या होता है अब कि इधर प्रतिबिंब तो बनता नहीं, तो उसको इधर प्रतिबिंब दिखता है। इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं, और इस तरह से हो जाएगा, और ये भी पीछे की ओर बढ़ा सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इस तरीके से है। और आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इसका इमेज बन जाएगा। ये जो है
यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन गया। इसको हम मान लेते हैं ए डबल डैश और ये पॉइंट हो गया बी डबल डैश। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया, इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं एच डबल डैश। देखिए एक और भी प्रश्न इससे पूछा गया है कि नेत्रिका लेंस किस तरह का बिहेव करता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, तो हम कह सकते हैं कि यह सरल सूक्ष्मदर्शी जैसा बिहेव करता है। हाँ, ये बिहेव करता है कैसा, तो सरल सूक्ष्मदर्शी, हम लोग पढ़े हैं अभी, उसी जैसा ये बिहेव करता है, समझ रहे हैं। और दूसरी बात, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उल्टा होता है और आवर्धित होता है। हाँ, उल्टा आवर्धित क्यों हुआ, क्योंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का हम पूरा डायग्राम के हिसाब से अगर देखें तो इसके सापेक्ष ये उल्टा बना है। तो एग्जाम में आता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब उल्टा होता है और आवर्धित होता है। अगर ये कहें कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में सिर्फ नेत्रिका द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तब भी जवाब जो होगा वो आवर्धित ही होगा। परंतु इस वस्तु के सापेक्ष अगर पूछा जाए तो इसके सापेक्ष ये सीधा है और इसके सापेक्ष ये उल्टा प्रतिबिंब बना है बच्चों। तो इस तरह से अब हम दूरियों को इसमें शो कर देते हैं बच्चों। दूरी, कौन कौन सी दूरी, तो देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसके लिए फोकस दूरी को हम FO से सूचित करेंगे, इसके लिए वस्तु दूरी को UO से, हाँ UO, इसके लिए प्रतिबिंब दूरी को VO, हाँ VO से। फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, इसके लिए हम सूचित करेंगे फोकस दूरी को FE से, वस्तु दूरी को UE से क्योंकि EIP से, और प्रतिबिंब दूरी को, इसका प्रतिबिंब दूरी को VE से। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कहाँ होगा। जो FO होगा वो इसकी फोकस दूरी यहाँ पर है और इधर भी यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग FO बोलते हैं। अब UO देखिए कौन सा हुआ, तो ये वस्तु है, तो यहाँ से इस वस्तु तक के दूरी को हम लोग UO बोलते हैं। ये दूरी जो है वो UO होगा इस लेंस तक। VO कौन सा होगा, तो इसका प्रतिबिंब कौन सा है, ये है, तो यहाँ से इसके प्रतिबिंब तक के दूरी को हम लोग VO बोलते हैं, यहाँ तक B डैश तक। FE कौन सा होगा, तो इसका फोकस कौन है, ये है फोकस, और यहाँ तक की दूरी को हम लोग FE बोलते हैं, ये होगा FE। लेंस के मिड पॉइंट तक ये होता है, जैसे कि लेंस यहाँ तक मध्य बिंदु तक होता है ये FE। UE कौन सा होगा, तो ये वस्तु है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग UE बोलते हैं, ये UE है यहाँ तक। हाँ, UE मतलब आईपीस नेत्रिका लेंस की वस्तु दूरी UE। अब देखिए VE कौन सा है, तो नेत्रिका लेंस का प्रतिबिंब कौन है, इस लेंस का प्रतिबिंब कहाँ है, तो ये प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलेंगे VE। ये होगा वो VE है, यहाँ तक का डिस्टेंस जो है। तो बच्चों इस तरह से ये डायग्राम हुआ, और इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए इसको, और आप स्केल से बनाएंगे तो और भी बेहतरीन आपका डायग्राम बन सकता है। तो अब देखिए बच्चों, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये डायग्राम का मार्क भी दिखा देते हैं हमेशा। तो अब अगर बात है इसके सिद्धांत की कि ये किस सिद्धांत पे काम किया, तो हम कह सकते हैं कि यह, इसमें सिद्धांत ये कि जो नेत्रिका होता है, सॉरी जो अभिदृश्यक होता है, वो वास्तविक फोटो बनाता है, वास्तविक फोटो और आवर्धित फोटो, और जो नेत्रिका होता है उसे वस्तु समझ करके और उसका काल्पनिक और बड़ा फोटो बनाता है, और इसी थ्योरी पर यह चलता है बच्चों। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। हम लोग को निकालना है आवर्धन। देखिए सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी, अब सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता यानी M हो, तो आप जानते हैं आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र है M बराबर बीटा अपॉन अल्फा। ये सूत्र है बीटा अपॉन अल्फा।
अब देखिए हम लोग एक खास सिचुएशन में जब ये सूक्ष्म वस्तु को देख रहे हैं, यानी कोशिका को जब देख रहे हैं, उस सिचुएशन में ये सब कोण बहुत ही छोटे होते हैं। तो उस समय हम बीटा, जो बीटा अल्फा है, देखिए हम बीटा इसमें दिखाते हैं, ये है बीटा, और जो अल्फा होता है वो वस्तु द्वारा बना कोण, बीटा होता है तो प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, नेत्र पर, यह नेत्रिका पर कोण बना है, परंतु नेत्र से भी देखेंगे तब भी उतना ही कोण नजर आता है लगभग, इसीलिए हम इसी के कोण को बीटा मान लेते हैं। अल्फा की बात रही तो जब वस्तु को सीधे देख रहे होते हैं, सीधे नेत्र से, ये वस्तु हो गया, ये ए बी वस्तु है, इसको हम लोग देख रहे हैं सीधे नेत्र से, तो उस समय जब हम इसे सीधे नेत्र से देखते हैं, उस क्षण जो बना फोटो होता है वो कहलाता है क्या, अल्फा। तो इसकी ऊंचाई h है, ये वही वस्तु है, और ये दूरी जो होता है d होता है, d दूरी पर रख करके देखते हैं वस्तु को। आप याद करिए फॉर्मूला को, जिसमें आपको पिछले लेक्चर में बताए हुए हैं कि इसमें बीटा अल्फा क्या होता है। तो देखिए बीटा के बारे में हम कह सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेट 10 बीटा, और फिर अल्फा भी 10 अल्फा। क्यों? क्योंकि देखिए बीटा और अल्फा बहुत छोटे कोण हैं। हम जब बहुत सूक्ष्म वस्तु को देखते हैं तो उसमें बीटा एंगल भी बहुत छोटा होता है, अल्फा भी बहुत छोटा होता है। हम यह कह सकते हैं कि थीटा अत्यंत छोटा, हाँ थीटा अत्यंत छोटा तथा रेडियन में हो, रेडियन में हो तो जो होता है tan थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा होता है बच्चों, उसी थ्योरी से इसको किया गया है। अब देखिए आप इसको हम लिख सकते हैं m इजकल टू tan बीटा है, तो tan बीटा के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे tan बीटा इस त्रिभुज में जाएंगे और अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण बीटा है, तो tan लेंगे तो लंब बटे में आधार, यानी a डबल डैश b डबल डैश बटा में b डबल डैश e, यानी कि ये बटे में ये कह सकते हैं। परंतु ये भी जो त्रिभुज है उसका भी हम ये बटे में ये कह सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज समरूप है, तो ये बटे में ये जो होगा वो इसके बराबर होगा a डैश b डैश बटा में b डैश e। तो हम इसी को लिखेंगे क्योंकि दोनों ही बीटा कोण क्रिएट कर रहा है, तो हम लिखते हैं a डैश b डैश बटा में b डैश e। क्या लिखेंगे, a डैश b डैश बटा में b डैश e बटे में। अब देखिए tan अल्फा की बारी है, tan अल्फा जो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, तो इसमें से हम लेंगे लंब बटे में आधार, यानी ए बी बटे में बीपी, इसको हम लिख सकते हैं ए बी बटे में बीपी, ए बी बटे में बीपी हम यहाँ पर लिखे अभी। अब देखिए इन सही वैल्यू को हम लोग इसमें रखते हैं तो कैसा ये होता है, तो देखिए m बराबर क्या हो सकता है बच्चों, a डैश b डैश कितना है, अब देखिए जो a डैश b डैश है वो h डैश है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए यही लिख देते हैं h डैश बटे में b डैश e कितना है, तो जो b डैश e है, b डैश e वो ue है, ue बटे में ab कितना है, तो जो ab है देखिए ये tan अल्फा वाला है, इसमें से लेना होता है h बटे में bp कितना है, ये है d। तो बच्चों हम आगे देखेंगे अगर तो ये सीधा रहेगा, ये उल्टा हो जाता है, तो h डैश बटे में ue, आप देखते रहिएगा ध्यानपूर्वक, और ये h बटे में d है तो ये उल्टा होगा, तो हो जाएगा d बटे में h। बच्चों हम इसको इतना लिख सकते हैं क्या कि h डैश बटे में h इंटू d बटा में ue, हाँ h डैश बटे में h बरा h गुने d बटा में ue। ऐसा क्यों लिखा गया, तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन यहाँ पर इस तरीके से है। तो देखिए हम इसमें अब एक और भी चीज हमें इसमें दिख रहा है क्या, h डैश बटा में h,
एच डैश बटा में एच, यानी कि ये बटे में ये, यानी इसके लिए देखा जाए तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, तो वो इसका आवर्धन कहलाएगा। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन यानी कि एमओ कहलाएगा, यानी इससे हम कहेंगे एमओ इंटू डी बटे में यूई क्या है? तो यूई इसका वैल्यू है डी, तो डी बटे में यूई इसका आवर्धन। बच्चों याद कीजिए, चूंकि ये सरल सूक्ष्मदर्शी जैसा काम कर रहा है तो आप पहचान रहे होंगे इस सूत्र को, डी बटे में यूई। पिछले लेक्चर में जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसमें इसका जिक्र आया है। तो ये है मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस यानी एमई। इस तरीके से बच्चों ये एक सूत्र बना, और ये सूत्र भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है इसको भी, ठीक ना। ये सूत्र के बारे में एमओ इंटू एमई के बारे में है, तो आप ध्यान रखिएगा इस सूत्र को। अब देखिए अगर हम बात करें तो एमओ क्या है, थोड़ा समझते हैं विस्तृत तरीके से। तो जहां एमओ इक्वल टू कह सकते हैं हम लोग, एमओ इक्वल टू अभिदृश्य का आवर्धन। ऐसे अगर हम बात करें थोड़ा सा विस्तृत तरीके से, तो देखिए आप मिटा सकते हैं इसको। देखिए यहां पर जहां एच डैश बटा में एच जो है, एच डैश बटा में एच जो है, उसी को हम एमओ कह रहे हैं। और एमओ का मतलब अभिदृश्यक लेंस है ना, इसका आवर्धन, अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन है ये। और अभिदृश्यक लेंस के आवर्धन को हम लोग, लेंस का आवर्धन का सूत्र एक और भी होता है भी बटे में यू। तो बच्चों भी बटे में यू होता है, तो हम इसको कह सकते हैं, इसका भी कहाँ है? तो ये है, ये इधर है, तो हम कह सकते हैं प्लस बी ओ, और यू, इसका यू कौन है? ये है, इधर है, तो माइनस यूओ कहेंगे, यूओ। कोई दिक्कत इसमें? एच डैश बटे में एच के लिए हो गया ये। अब देखिए डी बटे में यूई तथा जो डी बटा में यूई है वो क्या है? तो वो इसका आवर्धन क्षमता है, यानी कि मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीएस। ये दोनों चीजें हैं। तब समीकरण एक कैसा हो जाएगा? देखिए तो तब समीकरण एक से तो हम लिखेंगे, तो हो जाएगा m इजकल टू जो MO है वो होगा माइनस BU अपॉन UO इंटू ME तो वही है D बटा में UE। बच्चों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इक्वेशन नंबर 2, और इसी के आधार पर ये सबसे बेसिक सूत्र है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। आप इसे कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब इस स्थिति के दो केसेस संभव हैं, एक अधिकतम आवर्धन यानी कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, एक न्यूनतम आवर्धन यानी कि मिनिमम मैग्निफिकेशन। तो मैक्सिमम के लिए वस्तु नजदीक रखते हैं ना, डी पर, हम पहले आपको बता चुके हैं। तो डी पर यानी कहेंगे कि मैक्सिमम के लिए कहेंगे कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने? तो स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने। बच्चों समझना इसको, जब न्यूनतम दूरी पर बनता है फोटो, तो इससे ना न्यूनतम दूरी पर बनेगा, तो हम इसी के लिए बात करेंगे। तो नेत्रिका के लिए, नेत्रिका के लिए जरा ध्यान दीजिएगा, नेत्रिका के लिए क्या होगा? तो हम लेंस सूत्र यूज कर रहे हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो देखिए बच्चों 1/f क्या है? तो इसका फोकस कितना है? Fe है।
1/Fe उत्तर लेंस है तो प्लस में रहेगा फोकस, ये प्लस में है। भी इसका प्रतिबिंब भी है, परंतु यहाँ पर कहा है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर बने, यानी डी पर बने, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि भी बराबर माइनस डी। तो यहाँ पर माइनस डी माइनस यू, तो यू का वैल्यू कितना इसके लिए यू ये होगा जो कि इधर है, तो उसको भी कहेंगे हम लोग माइनस यू। तो ऐसे में ये प्लस हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो कैसा होगा 1/UE इक्वल टू 1/D प्लस 1/Fe। ये बच्चों रिजल्ट आएगा। तो जब ये आया तो ऐसे में हम समीकरण 2 में लिखेंगे इसको, तो कैसा लाएगा देखिए, तब समीकरण 2 से, तब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में बच्चों हम इस मान को रख रहे हैं। तो देखिए बच्चों m इजकल टू कितना है माइनस VO अपॉन UO, और फिर D बटा में UE है, तो हम क्या कर रहे हैं वहां पे कि D हो गया ये, और इसको 1 बटा में UE लिख दिए। हम वहां पे मान रखेंगे तो VO बटे में UO इंटू D इंटू 1 बटे UE का मान है 1 बटे में D प्लस 1 बटे में FE। तो फाइनली बच्चों हम क्या पाएंगे, VO बटे में UO, ये D से गुना करेंगे ये 1 हो जाएगा, ये D से गुना करेंगे तो ये D बटे में FE, यानी कि हो जाएगा फाइनली 1 प्लस D बटे में FE। बच्चों यही फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, और ये है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का सूत्र है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं इसको हम, इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखिए इस सिचुएशन में नली की लंबाई कितना होगा, देखिए नली की लंबाई इस लेंस से इस लेंस के बीच की दूरी को बोलते हैं, यही नली की लंबाई होती है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों लेंस होते हैं, एक नली, एक खोखली नली के एक सिरा पर नेत्रिका और एक सिरा पर अभिदृश्यक फिट होते हैं। तो इस लेंस और इस लेंस की जो दूरी होती है उसी को नली की लंबाई बोलते हैं। तो नली की लंबाई के लिए हम बात कर रहे हैं अब। तो अब देखिए नली की लंबाई यानी कि O से लेकर के E तक की दूरी, देखिए तब नली की लंबाई कितना होता है देखते हैं। नली की लंबाई यानी सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई और L माना जाए तो L बराबर कितना होगा, L हो तो L इजकल टू कितना होगा OE होगा बच्चों, OE। और आप जानते हैं OE का मान कैसे निकालेंगे, देखिए OE है तो OE का मान बच्चों कितना हो सकता है, OB डैश प्लस B डैश E। हाँ, OB डैश प्लस B डैश E। तो देखिए बच्चों OB डैश कितना है, OB डैश VO है, VO, और B डैश E कितना है, B डैश E, ये तो FE है, B डैश E सॉरी UE है, FE यहां से यहां तक है, FE तक, लेकिन ये B डैश से E तक UE है, UE। बच्चों इसको हम लोग U को भी कभी माइनस में कोई ना ले ले, इसके लिए हम इसको मॉड में रख देते हैं, और यही बनता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हो गया नली की लंबाई का। न्यूमेरिकल में ये भी पूछा जाता है। हाँ, अभी न्यूमेरिकल सेक्शन को कुछ देखने वाले हैं जिसमें हम लोग इसको देखेंगे कैसे पूछता है। एक छोटा सा पॉइंट और आता है, देखिए यदि जो UO है यानी जो वस्तु है और फोकस के पास लाएंगे तो क्या होगा, जरा सोचिएगा बच्चों। अगर हम इसको फोकस के पास लाएं, इसको और नजदीक लाएं, तो ये प्रतिबिंब और इधर जाएगा। इसका गुण आप जानते हैं ना कि जैसे जैसे वस्तु फोकस के नजदीक आता है वैसे वैसे प्रतिबिंब अनंत की ओर भागता है। तो यदि UO FO के करीब आ जाए या लगभग UO लगभग में FO बन जाए, FO
हो तब उस समय क्या होगा, जो ये प्रतिबिंब है ना ये इधर चला जाएगा, शायद इस लेंस के करीब आ जाएगा, तो जो नली की लंबाई है वो VO के लगभग हो जाएगा, तब VO लगभग बराबर L हो जाएगा। ये प्रतिबिंब यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक को L बोलते हैं, और ये यहाँ आ जाएगा प्रतिबिंब, तो ये भी VO भी होगा, यानी लगभग बराबर हो जाएगा, है ना। तब क्या होगा, तब इतना तो उस स्थिति में क्या होगा, समीकरण 3, ये हम 4 मान लेते हैं, तो समीकरण कितने से, 3 से, अब देखिए तो m इजकल टू माइनस VO है ना, वहां हम L रख देंगे, माइनस L बटा में UO की जगह पर F इंटू, ये तो कोई परिवर्तन नहीं, dy/F। बच्चों एक ये भी होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, परंतु ये शुद्ध रूप से वैल्यू नहीं देता है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। ये सूत्र मुख्य रूप से ये सूत्र होता है जो शुद्ध मान देता है। तो बच्चों इस तरह से सूत्र होगा, आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, और इसमें सब कुछ आसान है, आप देखिए इसको, फिर हम आगे बात करते हैं सेकंड केस की। अब देखिए बच्चों, इसमें जो ये सूत्र है वो माइनस में आया है, जो यह बता रहा है कि जो फाइनल प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। आवर्धन माइनस का मतलब ये होता है कि जो फाइनल प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। साथ ही साथ इसका जो वैल्यू हम लेते हैं तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। क्यों लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू? क्योंकि चिन्ह परिपाटी का प्रयोग हम इसमें कर चुके हैं पहले ही, और ये प्लस में लेते हैं ताकि आवर्धन हमेशा माइनस में आता रहे, क्योंकि इधर से माइनस आएगा नहीं, ये माइनस लास्ट तक बना रहे। तो इस तरह से ये हुआ। हम देखते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस देखते हैं, केस 2 यानी मिनिमम मैग्निफिकेशन, या ये कहें कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। हाँ, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, यानी कि VE जो है ना वो अब अनंत हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि इस लेंस से इधर है। तो नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए देखिए बच्चों, नेत्रिका लेंस के लिए हम बात कर रहे हैं, तो लेंस सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो आप देखिए इसको, फोकस Fe है, नेत्रिका लेंस जो है उसका फोकस Fe है, 1/v कितना है बच्चों? तो v क्या चीज है? प्रतिबिंब। इसकी प्रतिबिंब इधर है और वो भी ये प्रतिबिंब अनंत पर चला गया है ताकि बीटा छोटा हो जाए, ये अनंत पे चला गया है। v का मान माइनस अनंत, माइनस u वस्तु तो यही है, इस लेंस से इधर वस्तु है, माइनस ue। ऐसे सिचुएशन में हम इसको अगर हम देखें तो 1/f इक्वल टू, ये हो गया था 0 और ये हो जाता है 1/ue। फाइनली Fe इक्वल टू ue, यानी ue इक्वल टू Fe कहें चाहे Fe इक्वल टू ue कहें, दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो अब देखिए ऐसे सिचुएशन में हम उसका बात करें तो देखिए क्या होगा। तब समीकरण 2 से सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कितना होगा? m इक्वल टू माइनस VU अपॉन UO इंटू D बटे में UE की जगह पर हम Fe। देखिए इसको हम सीधे कर लेते हैं, UE बराबर Fe, तो UE की जगह पर हम रखेंगे Fe को। तो बच्चों ये होता है खूबसूरत सा फॉर्मूला। ये सूत्र मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए लागू होता है।
इसे हम इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। अब इस स्थिति में नली की लंबाई कितना होगा, तो देखिए तब यानी कि इस स्थिति में नली की लंबाई यानी कि L हो तो, अगर वो लंबाई L हो तो L इक्वल टू कितना होगा बच्चों, तो L जो होता है वो O से लेकर के E तक का डिस्टेंस होता है। और दूसरी तरीका यह है कि हम समीकरण 4 से चलते हैं, हो तो समीकरण 4 से क्या था, VU प्लस मॉड ऑफ UE, तो VO प्लस जो UE होगा बच्चों मॉड ऑफ UE, तो UE का मान हम FE यहाँ पर रख देंगे। इसको मॉड में ना रखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमेशा प्लस में रहता है। ये UE मॉड में क्यों रखा गया, क्योंकि देखिए कभी कभी होता क्या है कि UE माइनस में रहता है और इसकी दूरी हम माइनस में जोड़ेंगे तो नली की लंबाई कम आ जाएगा, जबकि दूरी जो होती है वो हमेशा प्लस में करके जोड़ी जाती है बच्चों। इस लेंस से इस लेंस के बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा वैल्यूएबल रूप में होनी चाहिए। ये माइनस में भी आए तभी उसको प्लस में करके और इसके साथ इसको जोड़ना होता है। तो ये VO प्लस FE होगा नली की लंबाई। कब, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता हो, अनंत पर। आप भी सोचिए ये अनंत पर कब जाएगा, सोचिए जरा, ये प्रतिबिंब अनंत पर कब जाएगा, जब इसका जो वस्तु है, इसका प्रतिबिंब अनंत पर तब जाएगा जब इसका जो वस्तु है वो इसके फोकस पर चला जाए, ये इस पर चला जाए। या फिर क्या करते हैं कि इसमें नट बोल्ट लगे होते हैं, इस लेंस को हम लोग क्या करते हैं कि और पीछे खींचते हैं, तो ये प्रतिबिंब यहाँ बना रहा है, ये लेंस पीछे खींचाएगा तो इसका फोकस भी पीछे खींचा जाता है। और बीडेस और एफी एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं बच्चों, बीडेस और एफी एक ही पॉइंट पर। जब इसके फोकस पर इसका प्रतिबिंब बने, यानी एडेस बीडेस एफी पर आ जाए तो ये अनंत पे चला जाएगा। उसमें नली की लंबाई थोड़ा बढ़ जाती है और उस समय जब यहाँ आ जाएगा तो ये VO प्लस एफी, क्यों, VO यहाँ तक की दूरी होती है उस समय, एफी यहाँ तक की दूरी होती है बच्चों। आप थोड़ा सा इस पर गौर करिएगा, जब ये यहाँ चला जाएगा तो VO प्लस एफी ही लिखते हैं। अब वहाँ UE और एफी बराबर हो जाता है, ये पीछे खींचेंगे तो एफी और UE बराबर हो जाता है बच्चों। ये लेंस का एक अनंत पर प्रतिबिंब बनने का एक गुण है, उसी के आधार पर इसको बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं। ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि इस सिचुएशन में क्या होता है, एल के रूप में सूत्र, जैसा कि उसमें थे हम लोग देखे थे। देखिए वो सूत्र इसमें इस तरह का दिखेगा। देखिए यदि वही चीज जो उसमें था कि UO लगभग बराबर एफ, वस्तु लगभग इसके पास आ जाए, U लगभग बराबर एफ हो जाए, तब जो VO होगा, जब यहां पे आएगा तो जो VO होगा ना, इसका प्रतिबिंब दूरी, तो ये प्रतिबिंब यहाँ इसके पास बनने लगेगा तो VO लगभग L के बराबर हो जाएगा। हाँ, L के बराबर हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में समीकरण 5 से भी हम लोग देख सकते हैं, समीकरण कितने से, 5 से, M इजकल टू माइनस VU जो है वहां पर हम L रख देते हैं, जो U है वहां पर रख देते हैं FO, और फिर इंटू ये F है, FO है, इंटू D बाई FE, बच्चों यही सूत्र है, बहुत काफी इंपॉर्टेंट यूजेबल फॉर्मूला। 5 नंबर, 6 नंबर कर सकते हैं, ये भी 7 नंबर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भी हुआ। आप ध्यान से देखिए। अब हम इसका सारांश के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग सारांश के ऊपर बात कर रहे हैं। ये इसका सारांश है। देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का ये फॉर्मूला है, बेसिकली फॉर्मूला ये है। अब देखिए इसके 2 केसेस बनते हैं। एक होता है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का,
तो इसमें है और इसमें है मिनिमम मैग्निफिकेशन, न्यूनतम आवर्धन और अधिकतम आवर्धन। तो अब देखिए बच्चों, इसमें अंतिम प्रतिबिंब बनता है अधिकतम के लिए स्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी पर। उस समय हम भी का मान -d लेते हैं, अभी हम लोग सोल्व किए देखे हैं। इसमें अंतिम प्रतिबिंब तो बनता है, ये लेते हैं, सोल्व करने पर ये आता है। इसमें आवर्धन का सूत्र ये होता है, इसमें सूत्र ये होता है बच्चों। इसमें नली की लंबाई यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है नली की लंबाई अधिकतम आवर्धन के समय, नली की लंबाई न्यूनतम आवर्धन के समय। अब देखिए एल के रूप में आवर्धन जो सूत्र है एल के रूप में, तो अधिकतम आवर्धन के समय एल के रूप में आवर्धन सूत्र ये होता है, और न्यूनतम आवर्धन के समय एल के रूप में जो फॉर्मूला होता है ये होता है। इनमें जो भी संकेत यूज किए गए हैं उसके यहाँ पर डिटेल्स लिखे गए हैं बच्चों, FO, UO और ये VO, सब कुछ अभिदृश्य का फोकस दूरी, अभिदृश्य का प्रतिबिंब दूरी, अभिदृश्य का वस्तु दूरी, ये सब है। और ये है नेत्रिका से संबंधित फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, सब है। नली की लंबाई है बच्चों। अब देखिए ये सब चीज तो है बच्चों। और हाँ, एक बात और, तनावयुक्त नेत्र होता है कब? अधिकतम आवर्धन देखते समय। अधिकतम देखने का मतलब कि 25 सेंटीमीटर पे ला देंगे। 25 सेंटीमीटर पे जब वस्तु को लाते हैं तो हमें ध्यान से देखना पड़ता है कि इस पे क्या लिखा हुआ है, बहुत ही गौर से देखना पड़ता है। और उस समय नेत्र जो होता है वो तनाव के सिचुएशन में होता है, दूर कर देंगे, बहुत आराम से देख पाएंगे हम लोग। तो देखिए ये इस समय तनावयुक्त नेत्र होता है, ऑस्ट्रेंड आई। हाँ, ऑस्ट्रेंड या बहुत ही तनावयुक्त नेत्र होता है ये, ठीक ना, टाइट नेत्र है। और देखिए इस समय श्रांत नेत्र, श्रांत शब्द करके भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि श्रांत स्थिति के समय M बताइए, L बताइए, आप याद रखिएगा। इस समय रिलैक्स आई होता है, आंख पे कोई दबाव नहीं होता है। कब? जब न्यूनतम आवर्धन होता है और उस समय प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? अनंत पर। तो बच्चों ये सब सिचुएशंस है। अब देखिए एक चीज और है कि आवर्धन किसके किसके समानुपाती है, किसके किसके व्युत्क्रमानुपाती है। तब देख सकते हैं आवर्धन जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती है और UO के, यानी आवर्धन का मान कम करने के लिए, आवर्धन का मान बढ़ाने के लिए जो भी हो, और आवर्धन का मान बढ़ाना हो, आप चाहते हैं कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप से अधिक आवर्धन प्राप्त कर सकें, तो FO, FE और UO का मान कम होना चाहिए, तो ये अधिक हो जाएगा। या फिर दूसरे सिचुएशन में देखें तो M का मान को बढ़ाने के लिए L का मान अधिक होना चाहिए। D पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, D फिक्स होता है। L का मान अधिक होना चाहिए तो M बढ़ जाएगा। या फिर एक और काम कर सकते हैं, VO का मान अधिक होना चाहिए तभी M का मान बढ़ जाएगा बच्चों। एक यहीं से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनता है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए उसके नली की लंबाई को बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ से क्या करना चाहिए। आवर्धन क्षमता बढ़ाना है तो नली की लंबाई जो है उसे बढ़ाना चाहिए, तभी ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि उसका आवर्धन बढ़ेगा। इस तरह से बच्चों अब हम लोग एक चीज और देखें इसमें कि इसमें जो लास्ट प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है। तो सीधा करने के लिए उसमें और भी प्रिज्म वगैरह यूज करके, हम क्लास में चर्चा किए थे इसका, प्रिज्म यूज करके उसको फिर से सीधा कर लिया जाता है और फ्रेश फोटो बनता है। इसके अतिरिक्त और भी आजकल टेक्नोलॉजी आ गया है जिसमें बहुत सारे अवयव यूज करके और भी बढ़िया से बढ़िया प्रतिबिंब और बड़ा से बड़ा आवर्धन का प्रतिबिंब बनाया जा रहा है, जिससे सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुएं भी देखी जा रही है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों इतना ही है। अब हम अगले पॉइंट में बात करने वाले हैं इसके ऊपर, न्यूमेरिकल से संबंधित।